होम्योपैथी में HSH ग्रुप में जो मुझे पर्ल मिले हैं, उनमें से एक है हरमीन मैडम। नॉलेज भर नहीं, नेचर भी, जो कुछ है सब आईने के जैसे साफ है, पूरी ट्रांसपेरेंसी, पूरा बड़ों का रिस्पेक्ट, और एक बहन से जो मिलना चाहिए, फैमिली को एक बेटी से जो मिलना चाहिए, वो मुझे इससे मिलता है। तो मैं वेलकम करता हूँ एक डॉक्टर से ज्यादा एक अच्छी बिटिया, एक अच्छी बहन को। वेलकम दीदी। Thank you so much, Ashok sir. Thank you for such for your kind words, and thank you everyone for your enthusiastic participation. सबने इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया और बैंग ऑन एनालिसिस दिया सबने। आई एम रियली प्राउड, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे सबका एनालिसिस देख के। सो आई विल स्टार्ट फर्स्ट। मैं शुरू करती हूँ केस को, पहले केस नरेट करते हैं एंड देन वील मूव अहेड। सो माँ तुम्हें प्रणाम में मुझे लगा कि बेस्ट केस है जो मेरी अपनी मदर का मैंने क्रैक किया, सॉल्व किया। तो जब भी हम अपने अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली मेम्बर्स का को ट्रीट कर पाते हैं सक्सेसफुली, वो बहुत बड़ी पर्सनल अचीवमेंट लगती है। वो इसलिए क्योंकि हमें अपने मेंबर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स में सारी दवाइयाँ नजर आती है, उनकी हर हरकत पे हमें एक रूब्रिक और एक रेमेडी आ जाती है। बट यही हम फंसते हैं, यही हमारी गलतियां होती हैं और यही हम उनको हेल्प नहीं कर पाते। बट आई एम ग्रेटिट्यूड टू देम कि वो हम पर फेथ रखते हैं और वो बोलते हैं नहीं और दवाई दे, देती रहे तू ठीक कर पाएगी मुझे। वो इनकरेज करते हैं और एंड दे कीप अस गोइंग। सो फुल हैट्स ऑफ टू माई मदर फॉर हर, उन्होंने मुझे ट्राई करते रहे, मेरी दवाई देती रही उनको, एंड फाइनली आई कुड गिव अ सिमिलिया। सो मैं केस नरेट करती हूँ। तो दिस इज केस ऑफ माई मदर, और उनको क्रोनिक एलर्जी कॉफ थी, एक ऐसी कॉफ जो उनको 5-6 महीने से चल रही थी, वो जा ही नहीं रही थी। और कॉफ के साथ एक तरह की होर्सनेस, जैसे कभी भी वो कोई बात करें किसी से भी, फोन पे या मेरे से, हमेशा उनको गला क्लियर करना होता था, जैसे कि गले में कोई म्यूकस है। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन। ऐसे ऐसे करके करके फिर बोलना, मतलब बगैर ऐसे करे वो बात ही नहीं कर सकती थी। एंड दिस एक बार हुआ, 2 बार हुआ, बट हर वक्त। और सेकेंडली एक टिकलिंग, इरिटेटिंग कॉफ जो कि बहुत समय से बनी हुई थी। तो जो ये कॉफ का जो टाइम मोडालिटीज हैं वो नाइट एंड डे टाइम में थी, और टिकलिंग ड्राई कॉफ थी हर वक्त, और साथ में होर्सनेस। अब मैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ आपको कि जब भी उनको पूछो कि किस वजह से कॉफ है, तो वो कह रही थी जरूर मैंने कुछ खट्टा खाया, मैंने ग्रेप्स खा लिए, मैंने बेर खा लिया, मैंने कीनू खा लिया। तो हर वक्त ऐसे लगता था उन्हें। तो सेकेंड टाइम फिर उन्होंने क्या किया कि जब भी उनको जरा से ये प्रॉब्लम होती थी, तो फिर हमेशा वो होम्योपैथिक मेडिसिन प्रॉम्प्टली ले लेती हैं कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, फटाफट दवाई दे दे, उसी टाइम अच्छे से एक्सप्लेन करना और दवाई लेना फुल फेथ से। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि अरे तुमने पहले दवाई दी थी, फायदा नहीं हुआ, या मैं तो वो ले ही रही हूँ, तो इट वॉज नॉट वर्किंग, बट स्टिल शी केप्ट टेकिंग। और उनकी बेसिक नेचर है, वो बहुत रिलीजियस है। उनका जो डे है वो 3 AM पे शुरू हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा गुरबानी पाठ सब कुछ करती हैं, बहुत पंक्चुअल है अपने रूटीन को लेके। और कोई टीवी नहीं है उनकी लाइफ में, और वो सिर्फ अपना गुरबानी कीर्तन और गुरबानी कथा में बिजी रहती हैं। और सेकेंडली उनको रेडियो सुनना अच्छा लगता है, रेडियो FM, प्रसार भारती, वहाँ की न्यूज़ सुनना या वहाँ के प्रोग्राम सुनना, और वहाँ हेल्थ वाले प्रोग्राम सुनना। और कभी कभी कॉमेडी, वहाँ एक हवा महल, बहुत पुराना प्रोग्राम हवा महल आता है, वो कॉमेडी स्किट होती है रेडियो पे, इवनिंग में आता है अराउंड 7:45, वो उन्होंने जरूर सुनना होता है। तो उनकी रूटीन है, उन्होंने बना रखी है, बिजी रहती हैं अपने में ही। सो और यूट्यूब पे भी वो BK शिवानी की वीडियोस और गुरबानी कथा रेगुलर सुनती हैं, डेट वाइज सुनती हैं कि ये 1 अप्रैल की कथा, ये 2 अप्रैल की, पूरा उनको पता है और पूरा को फॉलो करती हैं। और हालांकि ये रूटीन तो उनका फिक्स है, मगर ऐसे लोगों का जनरली मील टाइम भी फिक्स होना चाहिए, पर उनका नहीं है। उनका मील टाइम डिपेंड करता है मेरी अवेलेबिलिटी पे। जब भी मैं क्लिनिक से घर आऊँ वो तभी खाएंगी। उनको लाख बोलो मम्मा आप टाइम पे खा लो, मैं लेट हो जाता है, नहीं, शी विल वेट। और कोई ऐसे नहीं कि परेशान होके आराम से बैठी रहती है, अपना कथा सुनती रहती है, चाहे मैं 4 बजे भी लंच करूँ, शी विल वेट फॉर मी। तो मतलब अपने आप अकेले नहीं खाएंगी वो।
और जैसे ही हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, सबसे पहले वो मुझे कथा में जो भी उनको अच्छा सीखने को मिला है वो मुझे सिखाती हैं। रेडियो की कोई न्यूज़ है ज़रूर बताती हैं। जो वो हेल्थ वाले डॉक्टर चैनल्स आते हैं रेडियो पे, उसके बारे में वो मेरे से शेयर करती हैं। और वो हाउसमेट्स की तरफ बहुत अफेक्शनेट है। उनको बहुत ज़्यादा ना मतलब चीज़ें देते देते रहना, जैसे मेरे फादर की भी डेथ एनिवर्सरी थी, तो उनके लिए चीज़ें देना। वैसे भी एवरी अदर डे मैं देखती हूँ किसी ना किसी मेड ने एक बैग पकड़ा होता है उनके द्वारा दिया हुआ, कि ये आंटी जी ने दिया है, आंटी वो दिया है। और जैसे पर्सनालिटी ट्रेट, उनकी आवाज़ ना काफ़ी लाउड है, वो काफ़ी तेज़ बोलते हैं। जैसे कि इवन जैसे मेड आई घर में, नमस्ते, तो कई बार ऐसे फील होता है इतना लाउड क्यों बोल रहा है, आपके गले में ऑलरेडी प्रॉब्लम है। तो वो, बट शी सेज नहीं, मेरी तो पिच्ची ऐसी है, आफ्टर ऑल मैं टीचर थी, तो टीचर्स की आवाज़ लाउड ही होती है। तो इवन कोई भी बात करनी बहुत लाउड करनी है। और अगर उनकी शी ग्रीट्स द, जो मेड आती है सबसे पहले उनको ग्रीट करना अच्छे से, नमस्ते जी, कैसे हो आप, पूरा अच्छे से ग्रीट करना। चाहे वो, अगर वो मेड 2 बार आएगी तो 2 बार उसको ग्रीट करना। और अगर मेड भूल गई उनको नमस्ते करना, तो वो मेक श्योर करती हैं आज नमस्ते नहीं करना, नमस्ते करना भूल गए, ऐसे बोलती हैं। और उनको नमस्ते भी करेंगी, मतलब टॉन्ट वे में नहीं बोलती, प्यार से ही बोलती हैं, बट शी मेक्स पॉइंट कि तुमने उनको आज ग्रीट नहीं किया। और उनको सबसे अच्छा खाना, हर माँ की तरह उनको खाना खिलाना, फैमिली गेस्ट को खिलाना अच्छा लगता है। अगर बोल दो मम्मा आज पराठे बना दो, नाश्ता अगर सपोज 9 बजे का है, वो सुबह 5 बजे 5 AM शी विल मेक ऑल द पराठास। और उनको बोलो इतनी जल्दी क्या है, नहीं मैंने काम खत्म करना है, फिर मेरे को सुनना है ना, मेरी कथा का टाइम हो जाएगा, मेरी गुरबानी का टाइम हो जाएगा, तो इसलिए मैं सुबह सुबह बना दिए। अगर उनको कोई बोलो कि मम्मा पिन्नियाँ बना दो, हम पंजाब नॉर्थ इंडियन में सर्दियों में हर घर में एक स्वीट लड्डू बनते हैं, उनको पिन्नियाँ बोलते हैं, हर घर में बनता है पंजाबीज में। तो वो भी फटाफट जो टाइम है ना, जिसे बोला आपने बस बोल दिया, वो सुबह सुबह उठ के बनानी। 4 बजे कढ़ाइयाँ चल रही हैं किचन में, मतलब वो अपना साथ में गुरबानी पढ़ती रहेंगी और बनाएंगी। वाइल शी इज कुकिंग, उनको अपने साथ किचन में कोई नहीं चाहिए, क्योंकि वो साथ में गुरबानी का पाठ उनका चलता रहता है। शी रिमेम्बर्स, वो ओरली बोलती रहती हैं उस पाठ को। अगर उनको मार्केट से कोई चीज चाहिए, ज्यादातर वो चीजें क्या होती है, जैसे पिन्नी बनानी है, उसके इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनको, या कैरेट हलवा बनाना है तो कैरेट्स चाहिए, कुछ भी, खोया चाहिए। अगर उनको कोई चीज चाहिए मार्केट में और हम बोलते हैं मैंने बोल दिया है, जरूरी नहीं है कल बनाना, कभी भी बना देना, तो वो आपको रिमाइंड करेंगे कि ये सामान ले आना। और अगर आप भूल गए तो कोई आज नहीं लाई, अच्छा कोई बात नहीं कल ले आइए, और कल वो फिर आपको याद कराएंगी। जब तक आप ले नहीं आओगे वो आपको रिमाइंड कराते रहेंगी प्यार से, बट टू द पॉइंट कि आपको, आप ले ही आओगे, क्योंकि उन्होंने रिमाइंडर ही इतने डाल रखे हैं। या वो फोन कर देंगी, या अगले दिन सुबह जब आप जाओगे, काम पे जाने लगोगे, तो आपको रिमाइंड कराएंगी। सो ये उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया मैंने। अब जो है केस, अब मैंने डायरेक्टली एज अ फिजिशियन उनका केस लिया, और वही मैंने आपसे शेयर किया है। मैंने पूछा क्या क्या हो रहा है आपको, वो कहते हैं मुझे ना खांसी होती है, यहाँ कुछ खारिश सी होती है, और बार बार मुझे साफ करना पड़ता है गला बात करने से पहले, तो कहीं कहीं इतनी मोटी सी बलगम भी निकलती है। मैंने कहा आराम कैसे पड़ता है, तो कहती है गरारे, गर्म पानी गरारे। अच्छा, ये हुआ किस वजह से? तो अगर मैंने पूछा उनसे कि मम्मा आपको कोई, हमेशा हम पूछते हैं क्रॉनिक केस में, कोई स्ट्रेस है, कोई वरी है तो बताओ। नहीं कुछ नहीं, वरी क्या, तू दवाई दे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा स्टमक भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, जरूर कुछ गले में लग गया है, कुछ खादा है, जिसे पंजाबी में बोलते हैं मैं कुछ खादा है, वो लग गया होना है। दिस इज हर पेट सेंटेंस फॉर एनी इंजरी, मैं कुछ खादा होना है, कोई गले लग गया है। तो फिर मैंने कहा कि पहले मैंने बेर खाए थे ना, उससे बलगम बन गई थी, अब तू ऐसा सब, अब बेर मत लाइयो घर में, और कीनू तो बिल्कुल ही मत लाइयो। अच्छा क्यों, कीनू से तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है, दमा उठता है कीनू से। अरे मैंने कहा ये किसने बोला, कहाँ की थ्योरी लगा रहे हो, किसने बोल दिया ये? नहीं मुझे पता है, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, बचपन से देखा है, ये चीजें खाने से कफ बनता है, और देख मुझे कफ बन रहा है, अब मत लाइयो, अब लाइयो ही मत। तो जब मैंने पूछा कोई स्ट्रेस, नहीं नहीं क्या स्ट्रेस, मुझे, मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है, सब कुछ है मुझे, जिसकी इच्छा होगी उसे ही तो कोई तकलीफ होगी, जिसकी इच्छा ही नहीं तकलीफ का आएगी। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वाहिगुरु की दया से सब कुछ है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम कंटेंटेड, ऐसे बोलते हैं वो। तो दिस वॉज द केस।
और सब लोगों ने बहुत बहुत ब्रिलियंटली एनालाइज किया, एंड मैंने शुरू में ही लिख दिया था कि आई फेल्ड इन दिस केस ट्वाइस, एंड यस, लाइक एवरीवन, मुझे पता है 98% या 99% डॉक्टर्स के एनालिसिस में सल्फर आया, एंड यस, सल्फर वाज माय फर्स्ट रेमेडी। इतना रिलीजियस, इतना ज्ञान, इतना रेवरेंस, सल्फर ही तो देगा। सल्फर डिड नॉट हेल्प, इट पार्शियली एक्ट किया, ये गले की खिचखिच और वो क्लैरिटी ऑफ थ्रोट वो नहीं गया उससे, ठीक है। और बाकी सब के साथ मुझे लगा कि मे बी ये जो सारा दिन गुरबानी चलता रहता है, उनकी लाइफ स्टाइल उसी के अराउंड घूमती है, तो जैसे होता है ना हमारा रूब्रिक है रीडिंग बाइबल होल डे, तो कैलकेरिया का मैंने वो भी दिया, तो 2 से तो उनको फर्क नहीं पड़ा, एंड फर्क विजिबल ही था, आवाज से ही पता लग जा रहा था कि खांसी है। ये नहीं कि पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, आफ्टर ऑल शी स्टेज विद मी, समझ आती है कि खांसी की आवाज आ रही है या बलगम की आवाज आ रही है। सो बोथ दीज रेमेडीज were given, but they did not help. Now, that is why I shared this case. अब क्या करें एज अ फिजिशियन, जब ऐसे आपकी बेस्ट रेमेडी, बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी जो हमने पढ़ी है अपने, जब हम जैसे ही हम माइंड मेथड में आते हैं, जो फर्स्ट उसमें सल्फर तो हमें सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली अवेलेबल रेमेडीज होती है, अब क्या करें। सो दिस इज द प्रोसेस कि अब क्या करें, आई वांटेड टू शेयर टुडे, और स्पेशली अपने फैमिली मेंबर्स में क्या करें वो मैंने शेयर करना था। मैंने सर अब आप पीपीटी पे आ जाए, तो अब मैंने इसको एनालाइज किया कि एनालिसिस का मतलब होता है कि आप खुद सोचते हैं कि कहाँ गलत जा रहे हैं हम। कुछ तो पॉइंट है जहां हम ज्यादा जूम कर रहे हैं और वो जूम करने की जरूरत नहीं है, और कुछ पॉइंट है जहां हमें जूम करना है। सो मैंने ये देखा, रिलीजियस तो था ही, दैट इज वाई सल्फर सल्फर आ रहा था, और सल्फर के सॉल्ट्स भी काली सल्फ, मेनी पीपल पॉइंटेड आउट, विच वाज राइट। बिल्कुल ठीक है, ये सोच ठीक है, मगर पेशेंट को फायदा नहीं हो रहा ना। फिर हम क्या करें, फिर हम अपना एंगल बदले, अपना अपना पर्सपेक्टिव बदले, कहीं हम खास जूम कर रहे हैं, उस जूम से उठा के कहीं और देखें। तो फिर एनालिसिस किया। सो एनालिसिस ऑफ द केस, सबसे पहले जो बात थी उनकी थ्रू आउट जो रन कर रही थी, रिलीजियस वॉज वन, सेकेंड वॉज रूटीन। हर चीज का एक डेली टाइम टेबल, एक टाइम टेबल बना रखा उन्होंने अपना डेली रूटीन का। ठीक है कि वो जैसे मैंने बोला मील टाइम्स के लिए फिक्स नहीं है, पर जो उनका अपना रूटीन है जो वो अपने आप कर पाती हैं, अपना उठना, अपना पाठ करना या कुछ भी, उसका पूरा रूटीन बना रखा उन्होंने। बट जो दूसरे के अकॉर्डिंग है, जैसे कि मैं आ गई बीच में, मेरे साथ खाना खाना है, उसका नहीं। तो द फर्स्ट थिंग विच वॉज वेरी प्रोमिनेंट in my mother's case was her routine oriented. Second, yes, she was very religious. Major part of her day is spent in religious activities. Third, हर चीज का एक प्लान है, कोई चीज बनानी है, कोई चीज कुक करनी है, कहीं जाना है, उसका प्लानिंग है, और फिर उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, फिर उसके स्टेप्स है। सो शी मेक्स अ प्लान। यही मुझे समझ आई कि हर चीज की प्लानिंग करती हैं। और फोर्थ, उनको लोगों को देना अच्छा लगता है, हर एक को, गार्ड, ड्राइवर, जो भी हमारे हेल्पिंग हैंड्स हैं, सबको उन्होंने कुछ ना कुछ देना है। और सेकेंडली उनको रिस्पेक्ट भी देनी है, हर एक को नमस्ते, राम राम जी, जैसे जिसका वो हो। और इफ अगर उनका एक उन्होंने प्लान बना लिया कि सपोज उनको एक चीज चाहिए उस प्लान के अकॉर्डिंग, तो इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, वो होना ही है। चाहे वो आपको बार बार बोलती रहेंगी, प्यार से बोलेंगी, पीछे पड़ने वाली बात नहीं है, बट शी इज परसिस्टेंट, बार बार बोलती रहेगी। वो लेके आए, अच्छा कोई बात नहीं, कल ले आना, मैं रिमाइंड करा दूंगी, अगले दिन फिर रिमाइंड। तो ये एक उनकी फीचर थी, पर्सनालिटी ट्रेट। सेकेंडली, एक फिक्स्ड आइडिया था अपने एलिमेंट्स को लेके कि ये मुझे खांसी क्यों है। फ्रूट, बेर, ग्रेप्स, कीनू से हो जाता है हमेशा फिक्स्ड, वो कोई चेंज नहीं कर सकता, जो उन्होंने सोच लिया बस अब वही है। एंड इनको चुभती क्या बात है, वो मुझे समझ आई उनकी बातों से। पेशेंट ने खुद नहीं बोली, बट क्योंकि मैं उनको ऑब्जर्व किया एज अ थर्ड पर्सन, शी फील्स बैड व्हेन समवन डज नॉट ग्रीट हर। एंड अगर बैड फील हुआ, ये नहीं कि चुप हो गए, बोलना है कि आपने नमस्ते नहीं किया आज, आते ही राम राम बोला करो, नमस्ते नहीं बोलनी थी क्या, ऐसे प्यार से बोला।
इनकी यही हैबिट्स की वजह से सारी मेड्स एक तो देने में खुला दिल, सबको कभी कुछ दे रही है, कभी कुछ दे रही है, कभी कुछ दे रही है, और सेकेंडली उनको उनको रेवरेंस, रिस्पेक्ट देना हर एक को. सो दिस वाज माय एनालिसिस. सो अब इन एनालिसिस के बाद मैं आऊंगी एक एक रूब्रिक पे. यहीं से हम रेमेडी पे आएंगे. ठीक है. तो जो द एंटायर मोटो ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन इज, जब तुमसे गलतियां हो रही हैं और तुम बिल्कुल ठीक जा रहे हो, फिर भी पेशेंट इंप्रूव नहीं करना, तो क्या करें? एक, अपना पर्सपेक्टिव बदलो, रीएनालाइज करो, जो चीज बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है उसको जरा साइड पे करो, बाकी चीजों को नोट करो. कहीं मैं इस चक्कर में बाकी चीजों को नहीं मिस कर रहे, और फिर बाकी चीजों को ध्यान से जूम इन करो. ठीक है. और फिर बनाओ अपने रूब्रिक्स. अब जो इसका फर्स्ट रूब्रिक जो मैंने देखा, जो कि इनकी पर्सनालिटी में हमेशा था, वाज, जी अशोक सर नेक्स्ट रूब्रिक, नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, वाज स्पीच लाउड. इसको तो पेशेंट ने कभी चेंज नहीं किया. दिस वाज हर, दिस इज व्हाट डिफाइंड हर, कि स्पीच हमेशा से तेज, चाहे गला खराब हो चाहे खांसी हो, स्पीच इज लाउड. और पेशेंट भी बोलता है मैं तो ऐसी ही हूँ, क्योंकि मैं टीचर थी, मैं तो ऐसे ही बोलूंगी. चाहे कुछ बोलोगे, धीरे बोलो, गला आपका बैठ रहा है या गले से बोला नहीं जा रहा, बट नो. तो स्पीच लाउड was a through and through in her personality. So I took this rubric, ये तो मैंने लेना ही है. This is a rubric of how. हमारे बीपीसी वाले मेंबर्स डॉक्टर्स समझेंगे कि हम हाउ पे भी कितना फोकस करते हैं. So speech loud was my one of the most important rubrics. Second is sociability. Many doctors have taken it, and I'm so congratulations to everyone who thought of this rubric, sociability. Now, why? अब मैं आपको बताऊंगी sociability क्यों लिया and what does it mean. सबसे पहले देखेंगे what is sociability. इसका मतलब क्या है? Sociability refers to tendency to seek out and enjoy social interactions, being friendly, having a strong desire for human connection and community, sociable people. अब सोशियबिलिटी के क्या क्या पहलू होते हैं? वन, दे enjoy socializing, मतलब they like meeting new people, attending social events and engaging in conversations. लोगों से मिलना, बातें करना उनको अच्छा लगता है, they enjoy it. सबसे पहले उनको अच्छा लगता है. सेकेंड, दे आर आउटगोइंग एंड फ्रेंडली, बिल्कुल फ्रेंडली होते हैं, फटाफट किसी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, और आउटगोइंग होते हैं. आउटगोइंग होते हैं ना एकदम से आगे, जो कि रिजर्व का ऑपोजिट. रिजर्व होता है जो कि बिल्कुल अपना को पीछे रखता है. आउटगोइंग सबसे आगे जाके हेलो करेंगे, अपना रिलेशनशिप बनाएंगे. सोशिएबल इंडिविजुअल्स टेंड टू बी वार्म, अप्रोचेबल एंड वेलकमिंग टू अदर्स. इससे कोई ये नहीं है कि किसी भी हर बंदे से वो एकदम आउटगोइंग होके ना मित्रता कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, कनेक्शन बना लेते हैं. थर्ड, दे वैल्यू रिलेशनशिप्स. They prioritize building and maintaining strong relationships with family, friends and colleagues. सबके साथ वो relationship बना लेते हैं. They are empathetic and understanding. Sociable people tend to be good listeners, able to understand and relate to others' feelings and perspectives. Fifth, they thrive in social environments. They feel energized, motivated in social settings. Example, parties, team meetings, and community gatherings. उनको ये चीजें उनको थ्राइव करती है, एनर्जाइज करती हैं. अब मेरी मदर के केस में घर में तो है ही है, मेड्स के साथ, सबके साथ, बट लुक एट द वे शी रिमेम्बर्स बर्थडेज ऑफ एवरी रिलेटिव ऑफ हर्स, इवन उनके नीज और नेफ्यूज जो कि उनको 15 सालों से मिले नहीं है. She remembers their birthdays, their anniversaries. She calls them. उनका हाल चाल पूछना, सबको पूछना, मतलब she has a connection with everyone in her own family. सबको, इन-लॉज में भी, इसको भी, सबकी कैसे इनको मैरिज एनिवर्सरी याद रहती है, सबकी बर्थडे याद रहती है, everyone she knows. और कौन किसका बच्चा कहाँ है, सबकी वेल बीइंग पूछना. that is what is. इसीलिए मैंने ये लिया, she is a social ability, मतलब एक तरह की कनेक्शन बनाने वाला पर्सनालिटी होती है, sociability. नेक्स्ट,
जो उनका रूब्रिक था, इट इज जेनरस टू। ये भी बहुत लोगों ने लिया है, जेनरस टू। ओके, नाउ आई विल टेल यू कि जो जो जिस रूब्रिक की वजह से मैं फंस रही थी इनको कि बेनोवोलेंस, बट बिकॉज ऑफ दिस बेनोवोलेंस सल्फर में आता है और ट्रिटिकम में, जो इस रेमेडी में नहीं आता। तो अब मैंने आपको बताऊंगी जेनरस टू क्यों है और इसका डीडी बेनेवोलेंस से किया है मैंने, कि ये क्या फर्क है इन दोनों में, वाई टू टेक जेनरस टू एंड नॉट बेनेवोलेंस इन दिस केस, और बेनेवोलेंस कब लेते हैं। ओके, सो मैं बताती हूँ जेनरोसिटी। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड जेनरोसिटी क्या होती है। जेनरोसिटी के मतलब होता है विलिंगनेस टू गिव, अ रेडीनेस टू शेयर वंस रिसोर्सेज, टाइम और टैलेंट विद अदर्स। मतलब शेयर करना, देना, जिसको बोलते हैं ना मैंने सिर्फ देना सीखा है। लिबरल इन गिविंग, लिबरल इज द वर्ड, अ टेंडेंसी टू गिव मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड। अगर किसी को आपने 10 रुपए देने का सोचा है, जेनरस वाला बंदा उसको 1000 देगा। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा वो 1000, पर ये देगा। ये उदार हृदय वाला है। ओपन हैंडेडनेस, a willingness to provide assistance और support without any hesitation। बिल्कुल सोचेगा नहीं देने से पहले, एकदम देगा, खुले दिल का उदार हृदय is generosity। It can be ना, generosity क्या सिर्फ material things से होती है? देखते हैं। Generosity can be material or non-material। Generosity can involve some tangible resources, example money, goods और इवन टाइम एंड एक्सपर्टीज। अगर आप किसी को अपनी एक्सपर्टीज दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई लोग होते हैं बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं, अपनी पूरी नॉलेज देते हैं, उनसे कोई पैसा नहीं लेते पर पूरा झोंक देते हैं अपने आप को उसको पढ़ाने में, ये भी जेनरोसिटी का ही एक पहलू है। सो जेनरोसिटी इन फोर्स है। नाउ अ वेरी क्लोज रूब्रिक और जेनरोसिटी तो ये हुई। अब टू, TOO, बहुत ही, टू का यही मतलब है बहुत ज्यादा। जेनरोसिटी ही मतलब लिबरल होता है, मगर रूब्रिक अगर TOO ऐड हो गया, इसका मतलब बहुत ज्यादा। और यही मुझे अपनी मदर में लगा, शी इज जेनरस टू। नाउ इसको बेनेवोलेंस से समझते हैं कि बेनेवोलेंस कब आएगा और जेनरोसिटी कब आएगा। नाउ बेनेवोलेंस का मतलब होता है काइंडनेस, a goodwill, a genuine desire to do good and promote well-being of others। बेनेवोलेंस का मतलब होता है किसी के लिए काइंडनेस, किसी की हेल्प करने की डिजायर। हेल्प इज द वर्ड। चैरिटेबल इंटेंशंस, a willingness to help those in need, often driven by empathy and compassion। इन लोगों को दया बहुत आती है, इसीलिए ये हेल्प करने को, चैरिटी करने को जुट जाते हैं। There is benevolence, a selfless concern, focus on welfare of others without expecting anything in return। Moral and ethical, benevolence is often guided by moral principles and a sense of social responsibility। ये लोग अपने आप सोचते हैं कि ये हमारा फर्ज बनता है मानव सेवा करना, मानव की सेवा करना। दिस इज व्हाट इज बेनेवोलेंस। बिकॉज जेनरोसिटी में लिबरल हो गया और बेनेवोलेंस में सेवा और हेल्प करना। ठीक है, नाउ बहुत यही यही हमें आज सीखना है कि इन दोनों में फर्क कहाँ से आता है और कितना क्लोज जाते हैं। सो द की डिफरेंस between generosity and benevolence, first is motivation। Benevolence is driven by a genuine desire to do good, while generosity is more focused on the act of giving। जेनरोसिटी का फोकस होता है गिविंग, देना है, और बेनिवोलेंस का डिजायर टू हेल्प, ये मोटिवेशन होता है बेनिवोलेंस का। यही दोनों में फर्क आ रहा है। द सेकंड की डिफरेंस इज स्कोप। बेनिवोलेंस encompasses a broader range of actions, including kindness, empathy, and a charitable intentions। Generosity is specifically focused on giving। सिर्फ गिविंग, लिबरली गिविंग इज
generosity. Expectation. Benevolence involves no expectations or reward or reciprocity. बेनिवोलेंट बंदे को कोई उसको एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे रिवॉर्ड दो, मुझे कोई रेसिप्रोकेशन दो, ओके. बट जेनरोसिटी may involve some expectation of किस चीज की एक्सपेक्टेशन? वन, ग्रैटिट्यूड एंड रिकग्निशन. ये फर्क है दोनों में. बेनिवोलेंस को हिंदी अर्थ अगर हम करेंगे, भलाई, परोपकार. जेनरस टू का मतलब होता है उदार, खुले दिल वाला. खुला दिल है इसका, खुला देता है जब भी देगा. उदार हृदय, जेनरस टू. एग्जाम्पल देती हूँ मैं. बेनिवोलेंस. I want to help those affected by natural disaster because this is the right thing to do. But generosity, I am donating $1,000 to the relief because I want to make a tangible difference. Generosity वाला पैसों को बस देगा. Benevolence सेवा भी करेगा, सिर्फ गिविंग नहीं है, सेवा. So the best एग्जाम्पल जो मैंने आज ही न्यूज़पेपर में देखा जेनरोसिटी का है, हम लेट रतन टाटा सर, आज ही मैंने देखा उन्होंने, आई विल शेयर दिस न्यूज, ये आज की न्यूज है. रतन टाटा लीव्स ओवर 3 crores फॉर होम एंड ऑफिस स्टाफ. कैन यू बिलीव इट? अपने ऑफिस स्टाफ के लिए और घर स्टाफ के लिए ही लेफ्ट 3 crores. लेट मी रीड दिस न्यूज, ये आज ही की न्यूज है टाइम्स ऑफ इंडिया में. Ratan Tata has left nearly 3.5 crores to his house helps and office staff, from car cleaners to peons. The late industrialist also waived off loans extended to the members of his staff and even a neighbor. किसी ने उनसे लोन भी लिया है, he waived it off. ये उन्होंने विल में लिख के गए हैं. ये वाली जो है ना, this is generous too, उदार हृदय. Ratan Tata is a classic example of generous too. I will share this in the, ये मैं आज शेयर करूंगी अपने ग्रुप में ये वाला न्यूज. ये आज ही न्यूज आई, मैंने कहा आज ही रखो, आज ही बहुत मजा आएगा सबको बताने में. So this is why I took the rubric generous too. The next rubric is, everyone took it beautifully, programming everything. Programming everything, प्लान बनाना, ABCD steps. मैं पहले A करूंगी, फिर मैं B करूंगी. ये एक लिस्ट है जो बनाते हैं ना, प्लान करते हैं अहेड. ये इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग एवरीथिंग. जैसे कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, उसके स्टेप्स होते हैं, A, फिर एरो, फिर B, फिर हमने कंप्यूटर साइंस में किया है 11th-12th में, तो वो पूरा प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम. प्रोग्राम का मतलब होता है स्टेप्स करना. ऐसे ही लोगों के ऐसे दिमाग में, मतलब शी हैज अ प्लान, दैट प्लान हैज अ स्टेप. Now step will be executing. So this is why I took the rubric programming everything. Next, किसी का माइक ओपन हो रहा है. Next is the rubric which I took was pertinacity. Pertinacity का मतलब है keep going, don't give up. जो give up नहीं करते. But let us understand more about this rubric pertinacity. Now, pertinacity refers to quality of being stubbornly persistent but stubbornly, or unyielding to one's efforts, opinions or goals. A person with pertinacity के क्या qualities होती हैं? Refuses to give up. They persist in the face of obstacles, challenges or setbacks. They don't give up. They remain resolute. Pertinacious individuals stay committed to their goals, values, and principles. Can be unyielding. They may resist changing their opinions or position even when faced with opposing views or evidence. अगर उनको अपोज भी किया मगर वो अपने व्यूज नहीं चेंज करते. They are stubbornly persistent. They may come across as stubborn. Pertinacity can sometimes be perceived as obstinacy
और इनफ्लेक्सिबिलिटी। तो इस केस में जो कह रही थी ना, बार बार एक ही चीज, जब तक वो चीज आ नहीं जाएगी, कंटिन्यूस रिमाइंडर्स, कंटिन्यूस, कोई बात नहीं आज नहीं तो कल नहीं आना, अरे आराम से, मगर कल फिर, जब तक वो नहीं आएगी वो बोलते रहेंगे, परसिस्टेंट रहेंगे। जनरली जो आईपीआर होता है, जैसे कि इस केस में मैं थी, इरिटेट हो जाते यार, जब तक लाओ नहीं ना, ये तो बोलते रहेंगे, बोलते ही रहेंगे। इसीलिए आई टुक दिस रूब्रिक पर्टिनेसिटी। मैंने जो रूब्रिक लिया इम्पेशंस, ये क्या है, बोला एक काम कर दो, सुबह सुबह उठ के बनाना शुरू कर दिया, 9 बजे खाने का टाइम है, 8 o'clock बनाओ, 8:30 बनाओ, क्या करना है, 5 बजे उठ के क्या करने की जरूरत है, मतलब पेशेंस नहीं है ना, आराम से हो जाएगा जो काम, आराम से हो सकता है, क्यों जल्दी खत्म करना है, क्यों जल्दी जल्दी करना है। और इसका उनके पास ये जवाब था, बिकॉज शी हैज अ प्लान, उनका प्रोग्रामिंग एवरीथिंग था, उनका 7:30 का था, 8 o'clock गुरबानी है, उसके बाद ये वाला वो है, तो मैं उसको पहले ही खत्म कर लूँ। तो ये प्रोग्रामिंग एवरीथिंग प्लस इम्पेशंस इकट्ठे इकट्ठे चल रहा था मम्मा के केस में। तो इम्पेशंस का हम तब बोलते हैं जिस चीज में, जो चीज आराम से हो सकती है, जहां पर पेशेंस आराम से कर सकता है इंसान, इनको जल्दी करना, अभी, आई वॉन्ट टू डू इट नाउ, लेटर नहीं चलेगा, अभी, ओके, दैट इज वाई आई टुक दिस। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल रूब्रिक ऑफ हर केस इज ब्लिसफुलनेस, जहां जिसको हम, यही मेरा लेंस चेंज किया। जो हम रिलीजियस में जो वो रह रहे थे, रिलीजियस उनका, उनकी एक्शन थी, और उनकी जो मेंटल स्टेट है ना, गुरबानी, कथा, बीके शिवानी, दिस एंटायर स्टेट ऑफ माइंड, इट इज कॉल्ड ब्लिसफुलनेस। जैसे हमारी अनु मैम कहती हैं, फुल ऑफ ब्लिस। अब मैं आपको बताती हूँ ब्लिसफुलनेस क्या है। Blissfulness refers to a state of supreme happiness, joy, or contentment. It's a feeling of intense delight, pleasure, or satisfaction that can be experienced in various aspects of life. अब blissfulness का बहुत तरह की blissfulness होती है. First is intense happiness, a deep and profound sense of joy or contentment. Second, satisfaction, feeling fulfilled, pleased, or delighted with one's circumstances. And third is peacefulness, a sense of calmness, serenity, and tranquility. Now, sources of blissfulness. Personal blissful आदमी कौन होता है? जिसकी पर्सनल अचीवमेंट मिल जाए, जैसे कि accomplishing goals, realizing dreams, और ओवरकमिंग चैलेंजेस, तब आदमी ब्लिसफुल स्टेट में जाता है। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, नर्चरिंग कनेक्शंस विद लव्ड वंस, फ्रेंड्स और फैमिली। जैसे कि एक मदर है जो न्यू मदर है, जिसकी कल एकदम डिलीवरी के बाद जब एक मदर के हाथ में बच्चा पकड़ाते हैं, जो उसकी स्टेट होती है ना माइंड की, वो ब्लिसफुल होती है। मीन नर्चरिंग रिलेशनशिप्स विद द लव्ड वंस। और थर्ड इज spiritual experiences, connecting with the higher power, nature, or a sense of transcendence. इसीलिए some doctors went to Olip Sac, very close, यही स्टेट उसमें भी होती है, बिल्कुल सही थॉट प्रोसेस था, बस थोड़ा सा हमें एक डीडी करना था बस। Simple pleasures, enjoying everyday moments, hobbies, or activities that bring us joy. तो जो इनका रिलीजन था, जिस रूब्रिक की वजह से मैं बार बार गलत प्रिस्क्रिप्शन में जा रही थी, वॉज रिलीजन। तो उसी का ही मिलता जुलता ये ब्लिस, शी इज इन अ ब्लिसफुल स्टेट। अपना पाठ, कथा, कीर्तन, बीके शिवानी की वीडियोस, लोगों को मतलब कि शी इज इन अ ब्लिसफुल, दैट इज व्हाट शी सेड। मेरे को क्या डिजायर है जो मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं तो ब्लिसफुल स्टेट में हूँ। शी मेंट दिस। यस, कई लोग उसको कंटेंट भी देंगे, पर ब्लिसफुल इज मच मोर देन दैट। नाउ, कंटेंट वाले बंदे की जरूरतें कम है, इनकी जरूरत है कि बस जो प्लान बना है वो पूरा करना है, इसलिए मैंने कंटेंट नहीं लिया, इम्पेशंस लिया इनके केस में। नाउ, एक और रूब्रिक बनता है ममा के केस में, सुपरस्टिशियस। अब मैंने सुपरस्टिशियस क्यों लिया? क्योंकि जो वो
वो जो कॉज ढूंढ रही थी ना, उसका कोई लॉजिक नहीं था, कोई भी। सुपरस्टिशन तब भी रूब्रिक लिया जाता है, इट रेफर्स टू अ बिलीफ or a practice that is irrational, unfounded, or based on a chance rather than reason, logic, or scientific evidence. इसीलिए मैंने लगा ये कॉज ढूंढ रही है ना, कभी कॉज ढूंढ नहीं रही, शी वाज नॉट ग्रोपिंग, शी वाज सर्टन ये बेर से हुआ है, इस बार मुझे ग्रेप से हुआ है, और पिछले साल ये कीनू से हुआ है, इसलिए ये चीज नहीं आएगी। कोई लॉजिक नहीं है, बस बाय चांस हो गया तो यही रीजन है, और मुझे कुछ नहीं है, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रूब्रिक विच वाज वेरी एविडेंट इन द केस वाज, वो एक ही लाइन था, बट वो लाइन इतनी बढ़िया थी कि आज नमस्ते नहीं करी, भूल गए। ये इसका मतलब है पेशेंट वांट्स कि मैं तुम्हें ग्रीट कर रहा हूं ना, तुम्हें भी तो करनी है आगे से। Respected desire to be, congratulations to all the doctors who took this in their charts. It's brilliant. अगर ये इस लाइन से आपको रिस्पेक्टेड डिजायर पे पहुंच गए, बहुत, क्योंकि ये इवैल्यूएशन में आना था। पेशेंट डायरेक्टली नहीं बोलता मुझे इज्जत चाहिए। और मैंने आपको अभी जनरस 2 में बताया था, जो जनरस 2 होते हैं ना, उनको सिर्फ एक चीज चाहिए, रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट। उनको बस ये चाहिए, उनको किसी से कुछ वो नहीं चाहिए, वाह भी नहीं चाहिए, एक ग्रैटिट्यूड चाहिए। ग्रैटिट्यूड तो मतलब अंडरलाइंग रिस्पेक्टेड डिजायर टू बी, ओके। और ये एक रेट्रो में मैंने कल जब मैं बना रही थी पीपीटी, मुझे ये लगा कि वो ये बीमार क्यों पड़ती है। शायद इनको लगता है कि मैं इतना करती हूँ सबके लिए, और उसने मुझे नमस्ते, मुझे पूछा मतलब नमस्ते नहीं बुलाई, बस इतना। Hence, this is a retro rubric. It was not a prescriptive rubric. Delusions, neglected she is. मुझे पूछा नहीं, और पेशेंट ये नहीं कि अंदर मन में घुल रहा है, शी सेइंग, मुंह पे बोल रही है, आज नमस्ते नहीं बुलाई, ठीक है। So now, if we club all these rubrics, generous to, impatience, pertinacity, sociability, programming everything, blissful feeling, respected desire to be, we get Triticum vulgaris. And yes, I gave her Triticum vulgaris, 33 doses, and that cured her brilliantly. अब उनको कोई खर कुछ नहीं, nothing. 3 doses and the cough went away. ना वो एलर्जिक, म्यूकस, कुछ नहीं, अब आवाज में क्लैरिटी, सब कुछ ऐसे। Now, the motto of today's this presentation was to teach you how to deal your failures in your cases. ट्रिटिकम वल्गैरिस पढ़ाने को नहीं था, वो कैसे मैं रीच करी, ना मुझे फील आया ना कुछ आया, मैंने कोई रूब्रिक्स पता थे, इन रूब्रिक्स से मैं वहां पहुंची। इसीलिए आई स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सप्लेनिंग यू द रूब्रिक्स, कि ये रूब्रिक्स लिया क्यों और इसका मतलब क्या है, और क्यों ये सल्फर नहीं है, क्योंकि सल्फर तो मैंने दे ही दी थी ना, इट फेल्ड, इसीलिए लेंस चेंज किया, आप कुछ और देखो। तो ये सब चीजें देखी, ट्रिटिकम आई एंड ट्रिटिकम हेल्प्ड हर। अब मैं थोड़ा सा जस्ट अ पैराग्राफ ऑफ ट्रिटिकम अबाउट ट्रिटिकम वल्गैरिस, जो कि वीट से बनती है। ये मैंने, दिस इज फ्रॉम द बुक वंडरस ऑर्डर बाय माइकल याकिर। सो जो इन्होंने थीम देती है, माइकल याकिर इज अ बोटैनिस्ट, उन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी है सारे प्लांट्स की, शी हैज ब्रिलियंट बुक। बट उसमें ट्रिटिकम में जो उन्होंने जो थीम्स लिखे हैं, मैंने बस वही इसमें जॉट डाउन किए हैं। मैच्योरिटी, बैलेंस and parenthood are main themes of Triticum vulgaris. Connection to roots, anxiety concerning the family, very attached to family. तो इसके जो rubrics हैं which prove this is ailments from death of loved ones, parents or friends, anxiety for loved persons, cares too much for the family and forgets about herself. My identity is being a mother. Dreams about family, too much generosity. On one hand, ailments from domination and desire to please the family, comply with wishes of others, feeling obliged to. On the other hand,
wants a change in life, does not want to do household work anymore, aversion to household duty. She feels that family is hindering her. She wants to be respected for what she is. So this is the theme, this is the gist of Triticum vulgaris given by Michael Yakir. उनकी किताब का मैंने एक पैराग्राफ उठाया है, वो भी themes वाला. So this is all from my side. Thank you. This session is I devoted to my mother. उन्हीं का केस था और उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया Triticum vulgaris पे रीच करने का. And yes, it is because of her I am here today in front of you all. And thank you SHS team, thank you अशोक सर, अनु मैम, हारून सर, जिन्होंने मुझे इतना यहाँ लाके खड़ा कर दिया आप सबके सामने और ये प्रेरणा दी कि आप बोलिए, अपना सेशन लीजिए और आपके सामने प्रेजेंट कीजिए. थैंक यू एवरीवन. हेलो मैम. जी मैम. मैम आपने जो बाद में सुपरस्टिशियस लिया है वहां पे मुझे थेराइजिंग भी लगा, जैसे वो कह रही थी कि ये खाने से, तो यहाँ थेराइजिंग ले सकते हैं मैम? मुझे वो थेराइजिंग लगा था. मैम जो ले सकता है थेराइजिंग में थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा कि ये जाते हैं पेट में बलगम बनती है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है. थोड़ा सा थ्योरी इज अ लॉन्ग थिंग ना. सिर्फ ये करने से कि कीनू से ब्रोंकाइटिस होता है, ये बहुत ही, अगर थ्योराइजिंग, अगर हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं ना कीनू से ब्रोंकाइटिस कैसे होता है डिटेल बोले, तब मैं थ्योराइजिंग उठाऊंगी. यू गेटिंग? इट शुड बी थोड़ा सा और डिटेल होना चाहिए कि कीनू खाया, उसका ये फंस गया, वहां बलगम बन गई, फिर पेट में गैस बन गई. मतलब पूरी थियरी थोड़ी सी लंबी होती है ना, एक लाइन की नहीं होती है. ओके मैम, गॉट इट, थैंक यू. इसीलिए मैंने कहा यार ये क्या सेंस है, ये कौन सी सेंस है, कहाँ से लिखा है विटामिन सी वाले फ्रूट से ब्रोंकाइटिस होता है? कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं. इसीलिए मैंने सुपरस्टिशियस लिया. थैंक यू मैम, वेरी ब्यूटीफुल केस. थैंक यू सर. थैंक यू बोलना चाहूंगा ना. अरे सर थैंक यू क्योंकि मैं थोड़ा कम जानता हूँ नई दवाइयाँ, तो बहुत अच्छे से बताया सर. थैंक यू भागवत सर. हम तो खुद आपसे सीख रहे हैं. अरे नहीं, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स. सर मैं आपके स्टूडेंट हूँ, आप कैसे? थैंक यू. नहीं, बढ़िया. सो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मतलब ये दवाई का जो है, मैं हर आयाम से ये दवाई को पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि बहुत कॉमनली यूज हो रही है आजकल में. सो थैंक यू फॉर दिस न्यू ट्रीट. और मम्मी का केस बताया, मतलब बहुत बढ़िया हो गया. मतलब वो क्योंकि आप मतलब टीवी को इतना मतलब करीब से जानते हो, मतलब तो उसमें क्या हो जाता था ना, हमारा जो अंतरात्मा के जो एक निचोड़ जो होता है ना, वो आ जाता है वहाँ पे, क्योंकि वो केस को आपने काफी करीब से देखा है. सो थैंक यू फॉर दिस न्यू रेमेडी. थैंक यू मैम. थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड. थैंक यू. थोड़ा ऐड कर सकते हैं सर मैं? जी सर. वेलकम सर. जरूर वेलकम सर, जरूर. ये तो महेश सर से सीखा था मैंने. अशोक सर से अभी फोन पे बात भी की थी, तो थोड़ा जेनरस और बेनेवोलेंस आपने बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया है इसमें, नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन जो अभी एक सर ने ही एक दिन ग्रुप में पहली डाली थी जब बेनेवोलेंस और जेनरस 2 का सवाल आया था, तो सर ने लिखा था कि आई रिसेंटली रिसीव्ड अ पायजामा का नाड़ा एज अ गिफ्ट. एंड सर ने उनको मैसेज किया कि वेयर इज पायजामा, तो वहां से रिप्लाई आया कि सेंडिंग द पिक्चर ऑफ पायजामा, खरीद लेना नेट से. तो ये जेनरस है या बेनेवोलेंस है, ऐसा सर ने पूछा था. तो मेंबर्स को क्या लगता है, ये जेनरस है या बेनेवोलेंस है? कोई बोलेगा? जेनरस. क्यों? क्योंकि पैजामा तो दे सकता है कोई भी, नाड़ा तो कोई नहीं देगा ना सर. पजामा उसको खुद खरीदना है. हाँ, तो क्या फर्क है जेनरस और बेनेवोलेंस में? बेनेवोलेंस वाला पायजामा भी देगा, नाड़ा भी देगा. यस. और जेनरस वाला खाली नाड़ा देगा या दूसरा कुछ और एक्शन करेगा? सर जेनरस वाला तो जेनरस वाला तो सर उम्मीद रखेगा ना, मुझे कुछ रिस्पेक्ट चाहिए या कुछ एक्सेप्ट चाहिए, कुछ तो उम्मीद लगा के रखा होगा. बेनेवोलेंस वाला तो बिना कुछ सोचे समझे
देगा भी और उसकी सहायता भी करेगा जो है। सर Thank you, उल्टा sir. बोल रहे हैं सर आप, सर उल्टा बोल रही है। सर यहाँ पे उन्होंने पैजामा का नाड़ा बेच दिया है ना, कहाँ से सोचा इन्होंने, दिल से या दिमाग से? सर दिल से सोचा ना। हाँ, तो दिल से सोचने वाला होता है जेनरस, ध्यान में रखो। अगर वो दिमाग से सोचता ना तो पहले फोन करके कॉल करके पूछता कि पैजामा है क्या आपके पास, तो मैं नाड़ा भेज रहा हूँ। ओके थैंक यू सर, वेरी नाइस। दिल कैलकुलेट नहीं करता है, माइंड कैलकुलेट करता है। सर ने बोला था जेनरस वाला कैलकुलेट नहीं करता है, बेनेवोलेंस वाला कैलकुलेट करके भेजता है। तो ये जो महेश सर ने सटीक एग्जांपल दे के जेनरस और बेनेवोलेंस सिखाया था, तो थोड़ा सोचा मैं भी शेयर कर दूं यहाँ पे। थैंक यू मैम, वेरी नाइस केस ऑफ ट्रीटिंग वल्गरिस। इट वाज अ ट्रीट, ब्यूटीफुल, इट वाज अ ट्रीट फॉर अस। थैंक यू सर, आपने भी थैंक यू। बहुत अच्छा सिखाया, थैंक यू। मैंने नहीं सिखाया है, ये सर से जो सीखा था वो शेयर किया है, बस दैट्स जी इट। जी जी सर, एनर्जी तो वही है, डॉक्टर महेश चंद्रा सर की एनर्जी सब वही है। उनकी एनर्जी नहीं आएगी हमें कभी भी। 10 जन्म लेना पड़ेगा। थैंक यू अशोक मानिक सर सर। को मालूम है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर। और सर लास्टली मैं ऑनलाइन दीदी के लिए बोलूं तो जी, सीरीज का नाम है माँ तुझे प्रणाम। हरमिन डी का माँ ने वो गिफ्ट दिए हैं, उनके जरिए से हम सबको इट इज हर जेनरसिटी ऑल्सो। दिल से माँ ने दिए हम सबके लिए। वो जो टाइम ऑफ नीड दीदी को जब केस का चाहत था, एक अच्छा वाला केस दिए हैं, वो इट इज ऑल्सो हर जेनरसिटी टू दीदी एज वेल एज फॉर अस। थैंक यू दी। थैंक यू मोंटी सर, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड एवरीवन। मैम अभी आपने एक रूब्रिक बताया ना, उसका एक वर्जन बताती हूँ और क्लैरिटी हो जाएगी। मैंने जो अप्लाई किया ना, तो मेरा एक पेशेंट है जिससे एसिडिटी होती है, साइनसाइटिस होता है और अभी वर्टाइगो भी है। तो उसने जो एक्सप्लेन किया, मैं जो भी खाता हूँ तो वो एसिड, उसके फ्यूम्स बनते हैं, वो ऊपर उठते हैं, फिर इसलिए मुझे गले में खराश होती है, फिर वही फ्यूम्स ऊपर जाते हैं, इसलिए मुझे साइनसाइटिस हो रहा है, शायद उसी से हो रहा है। और अब वो फ्यूम्स मेरे ब्रेन तक पहुंच गई है, इसीलिए मुझे वर्टाइगो की तकलीफ हो रही, इसीलिए मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये सारा उसने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे एक मैंने रूब्रिक अप्लाई किया था, अभी आपने सिखाया, कोई बताएगा? यस यस, ये रूब्रिक मैंने इसके, हाँ ऐसे एकदम अच्छे से और भी ज्यादा डिटेल में बताया था, अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है। ऐसे फ्यूम्स उठते हैं और वो ब्रेन तक जा रहे हैं, ऐसे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यस परफेक्ट, थैंक यू नीतल मैम, परफेक्ट। ये होता है थियोराइजिंग। अभी एक डॉक्टर मैम पूछ रही थी, थियोराइजिंग में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा, डिटेलिंग होती है, थियोरी इज ऑलवेज इन डिटेल, थोड़ा सा पूरा प्रोसेस बताएगा। सिर्फ ऐसे बेर खाने से गला दर्द हो गया नहीं, और एक पेशेंट ने एक बार बोल दिया, ये फ्यूचर में याद रखो कि बेर खाने से गला दर्द हो गया तो आप ले लोगे सुपर, नहीं, वो हर बार यही रिपीट कर रहा है। इस बार कीनू से ब्रोंकाइटिस हो गया, इस बार वो किसी की खट्टी करी लग गई गले में, बार बार, मतलब कि बार बार बोलना, इसीलिए सुपरस्टिशन लिया है, अदरवाइज नहीं लिया जाता। एक बार बोलने से नहीं लेना, वो परसिस्टेंट रिपीटेड हो रहा है, इसीलिए रूब्रिक लिया गया। थैंक यू नीतल मैम, वेरी नाइस एडिशन, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ऐसे ही सीखते रहिए, सिखाते रहिए और बढ़ते रहिए और सबको बढ़ाते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।